नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद के इफेक्ट पर, आफ्टर इलेक्शन इफेक्ट। दरअसल ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चुनाव के पहले बहुत बात हो रही थी कि ईवीएम में बहुत गड़बड़ी है, लेकिन अच्छी बात यह कि चुनाव के बाद ईवीएम पर अब कोई चर्चा नहीं हो रही और ईवीएम पर कोई भी न हार न जीत का ठीकरा फोड़ रहा है। आज उसकी वजह यह कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने गांधी जी की समाधि पर जाकर कहा कि अब ईवीएम को आराम मिलेगा। तो ये भी एक तरह का तंज भी है और एक काम के संपन्न होने का संतोष भी है। लेकिन दूसरी हम बात करेंगे कि शपथ समारोह 9 जून को होने वाला है दिल्ली में प्रधानमंत्री का, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जो एनडीए है उसका कुनबा बढ़ने वाला है। 292 की संख्या है एनडीए के सांसदों की और अब ये आंकड़ा 300 तक पहुंच गया है। उनका कहना है कि शपथ समारोह के बाद ये संख्या बढ़ भी सकती है। यानी जो मामला अटक रहा था कि बीजेपी के 240 है, 272 बहुमत के लायक नहीं है और अब उनकी सरकार चलेगी साथियों की बैसाखी पर, तो ऐसा लगता है कि इस साल के आखिर तक आते आते शायद बीजेपी ऐसे सांसदों को अपने साथ मिला ले जो या तो निर्दलीय हैं या फिर जिनके छोटे छोटे दल हैं, एक एक दो लोग जीत कर आए जिन पार्टियों से, वो पार्टी बीजेपी को समर्थन दे दे या भाजपा के साथ मर्ज हो जाए। दोनों संभावनाएं। और तीसरी बात ये कि चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परिणाम निकलने के बाद एक तरह से शेयर मार्केट में भूचाल आएगा, यानी शेयर मार्केट उछलने की संभावना उन्होंने जताई थी। और चुनाव नतीजे के एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश में देश भर में शेयर मार्केट रिकॉर्ड बढ़ गया था और उस रिकॉर्ड के चलते लगभग 13 लाख करोड़ का मुनाफा शेयर धारकों को हुआ था। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है, एनडीए 292 के आसपास सिमटती दिखती है, मार्केट एकदम से डिप करता है और आसमान पर जो मार्केट चढ़ा था वो दूसरे दिन पाताल में पहुंच जाता है और लगभग 30 लाख करोड़ से ऊपर शेयर निवेशक जो थे उनको नुकसान हुआ। आज इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि ये भी एक तरह का स्कैम है। अब राहुल गांधी 2 जगह से सांसद हैं, केरल के वायनाड से और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, और इसके साथ साथ वो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होने वाले हैं। अब उनकी हर बात बड़ी जिम्मेदारी से सुनी जाएगी और लोग ये उम्मीद भी करेंगे कि राहुल गांधी जो भी आरोप लगाएंगे वो तथ्यों के साथ लगाएंगे और बहुत जिम्मेदारी से। तो आज इन्हीं तीनों चारों सवाल पर विस्तार से बात करेंगे कि इलेक्शन के आफ्टर इफेक्ट या आफ्टर शॉक। चर्चा के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश शर्मा जी, दूसरे मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकार जुड़े हैं ग्वालियर से जयंत तोमर जी, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े उदयवीर सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश शर्मा जी आपके साथ की। कम से कम इस पूरे चुनाव में एक बात तो साफ हो गई है, जो हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ईवीएम पर अब कोई दाग नहीं है, और चुनाव के चलते एक बात और साफ हो गई थी कि अब अडानी और अंबानी पर कोई बात कांग्रेस नहीं कर रही है। 2 चीज़ें साफ थी। तीसरी बात ये कि जो शेयर मार्केट का एक तरह से स्कैम राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख करोड़ का मामला है, बड़ा फिगर है। शेयर मार्केट की पूरी दुनिया में एक तरह से विश्वसनीयता होती है। अगर उस पर लोग सवाल खड़े करेंगे तो भारतीय शेयर बाजार पर भी लोग सवाल खड़े करेंगे। आपकी राय, ये चुनाव के बाद की सियासत को किस ढंग से देखते हैं? मैं 3 बातें एक साथ लेकर के चल रहा हूँ राघवेंद्र जी। पहली बात तो ये है कि ईवीएम पर अब कोई भी वो नहीं होगा, यानी कि आरोप नहीं लगेंगे, क्योंकि कांग्रेस को पहले की अपेक्षा डबल सीटें मिल गई। इसलिए वो जो है इसका रोना नहीं रो सकती, या कोई भी दल रोना नहीं रो सकता, और न भाजपा न अन्य कोई दल, जो क्योंकि सबको कुछ न कुछ मिला है इस बार, माने सबकी मुंह में टॉफी डाली हुई है। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है वो है शेयर मार्केट वाली। तो शेयर मार्केट के अंदर जो ये राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं, वो मीडिया की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो वो प्रथम दृष्टया खारिज करने के लायक है। क्यों खारिज करने के लायक है? क्योंकि किसी भी नेता के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने प्रचार के लिए कही गई बातें इस प्रकार के आरोप का आधार नहीं बनती, क्योंकि संविधान को कहाँ बदल दिया, या कोई बदल देगा क्या संविधान को? या आरक्षण को खत्म करने की बात तो क्या कोई कर देगा क्या?
और शेयर बाजार के अंदर यदि मान लो उछाल आने की संभावना कोई प्रिडिक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे बहुत बहुमत मिल रहा है, लेकिन जनता ने नहीं दिया। अब नहीं दिया तो वो बात खत्म हो गई। इसमें प्रथम दृष्टया अस्वीकार करने का एक बड़ा बेस जो मैं बोल रहा हूँ उसका आधार ये है कि उन्होंने कहा कि साहब इसके लिए जेपीसी बना के जांच कराई जाए। अब आप बताइए, जो आदमी कितनी बार सांसद रहा है, अभी 2-2 जगह से प्रतिनिधित्व कर रहा है, यदि उस पार्टी और उस नेता को ये ज्ञान नहीं है कि जेपीसी की डिमांड जो है वो उस स्थिति में की जा सकती है जब सदन चल रहा हो, और सदन के अंदर की जा सकती है, यदि बाहर भी की जाए तो भी ये एक आधार होना चाहिए कि संसद अस्तित्व में हो। अभी तो पुरानी संसद भंग हुई है, नए सांसदों की सूची सौंपी गई है, अभी संसद ही अस्तित्व में नहीं आई है। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेंगे, जेपीसी कौन बना देगा, कैसे बन जाएगी? तो ये अति उत्साह और अति जिसमें कहते हैं ना, बहुत पहले ही आप कह दो कि साहब वो तो जेपीसी, यानी इसका मतलब हमारी संख्या 234 के आसपास हो गई है, इसलिए हम आप पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। एक बात तो ये, जैसा मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि इस प्रकार की बातों से निवेश को लेकर के बड़ा असर पड़ता है। यदि वास्तव में गंभीर है तो आप प्रमाण दीजिए, प्रमाण देने के बाद ये कहिए कि गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस मामले में दोषी हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। चले जाइए न्यायालय में, न्यायालय में जाने की आपको आदत पड़ी हुई है। अब अगली बात ये आती है कि क्या वास्तव में चुनाव जो है वो इस प्रकार के हुए हैं क्या कि जिसमें बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत है? तो मैं इस बात को लेकर के ये कहता हूं कि 240 की सीट हो जाना संगठन की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। कुछ आशंकाओं को जो बार बार उठ रही थी उसका भी उस मामले में जो है निस्तार हो जाता है, निराकरण हो जाता है, क्योंकि अब कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो जिस प्रकार की भूमिका पहले निभा रहे थे, हम उससे तो थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अब 4 लोगों से पूछना पड़ेगा, पहले किसी से पहले तो संगठन से ही पूछने की जरूरत नहीं थी। इसलिए ये जो 240 का आया है, मैंडेट आया है, मुझे लगता है एक बार जरूरी था। अब चाहे 1 साल में, जैसा आप कह रहे हो, 1 साल में जो है चाहे आप उसको 272 कर लीजिए। जहां तक कांग्रेस को की सीटों में वृद्धि का मामला है, तो कांग्रेस के बारे में आप एक चीज देखिए कि प्रधानमंत्री बनाया, फिर हटा दिया, फिर दूसरे को प्रधानमंत्री बनाया, उसको हटा दिया, चंद्रशेखर को हटा दिया, चरण सिंह को हटा दिया, देवेगौड़ा को ये सब काम करते रहे। क्यों करते रहे? क्योंकि इससे इन क्षेत्रीय दलों की अविश्वसनीय स्थिति निर्मित हो और कांग्रेस जो है अपने वोट को बढ़ा ले या अपने सदस्यों को बढ़ा ले, अपनी सांसदों की संख्या बढ़ा ले। अब आप इस वाले चुनाव के बारे में देखिए, ने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में समझौता किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को धूल चटा करके, और आपने जो है वहां 13 सीटें जीत ली, ज्यादा सीटें जीत ली। आपने महाराष्ट्र के अंदर आप गए तो तीसरे नंबर की पार्टी थे आप महागाड़ी में, और आज पार्लियामेंट में आप पहले नंबर की पार्टी में। शिवसेना माथा ठोक रही है, रो रहे हैं उद्धव ठाकरे जी खड़े होकर के, कह रहे हैं कि साहब हमारे दम पर कांग्रेस ने बढ़ाई है। तो पहले समझ में नहीं आता था क्या कि कांग्रेस ने उनके दम पर पहले भाजपा बढ़ गई, अब उसके दम पर कांग्रेस बढ़ गई। तो इस प्रकार से अन्य राज्यों में देख लीजिए आप, यूडीएफ एलडीएफ का मामला देख लीजिए कि समझौता तो कर रहे हैं वामपंथियों के साथ देश भर में, और केरल में सबसे ज्यादा सीटें जीत रहे। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो बढ़ोतरी हुई है वो उनके पुरुषार्थ की कम है, और उन क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल करने का लाभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मिलने की संभावना नहीं जताई जा रही थी, खुद जो है अमेठी छोड़ करके गए थे, आज वहां से 7 जीते। क्यों जीते? समाजवादी पार्टी के कारण जीते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का ये जो ग्राफ बढ़ा है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो एक ताकतवर विपक्ष के रूप में होना चाहिए, और किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर एक लगाम होना चाहिए विपक्ष की। मेरा एक बीच में ये कहना था कि अगर कोई स्मार्ट पॉलिटिक्स करता तो उसमें ऐतराज क्या है? जरूरी थोड़ी ना कि हर बार पसीना बहाया जाए। अगर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चतुराई से काम किया है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जरिए अपनी सीटें बढ़ाई, तो क्या बुरा है? ये तो उसकी चतुराई है। अगर अखिलेश यादव के जरिए वो अपनी सीट बढ़ाते हैं, उद्धव ठाकरे जी के लिए माथा ठोकने की बात नहीं, ये अलग विषय है। राजनीति का मतलब ही है एक दूसरे को उल्लू बनाओ और आप जो है आगे बढ़ो। ये तो राजनीति का हम सबको देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सबको, बड़े नेताओं को उल्लू बनाया कि नहीं बनाया? शिवराज जी ने बनाया कि नहीं बनाया? हम लौटेंगे इस पर। मोहन जी का क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप देखो ना, ये तो होता ही एक स्वाभाविक है। बिल्कुल, कोई भी आदमी आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे की टांगे छोटी करके ही तो अपना कद बढ़ा रहा है। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि आप किसी को घटाए बगैर खुद बढ़ जाए तो वो ज्यादा
मेरे ख्याल से आदर्श और नैतिकता भरी नहीं, बात लेकिन होती है। राघवेंद्र जी, जब कोई व्यक्ति आरोप लगाए और आरोप के बाद तक प्रमाण देने की स्थिति ना निर्मित हो, तो उसके बारे में तो यही कहा जाएगा ना मैं कि लौटूंगा दूसरे आपके की पास। जो है जो अच्छाई बुराई सब में होती है, तो अच्छाई ये है कि उन्होंने बहुत चतुराई से काम किया, और इसमें दोष ये ढूंढ सकते हैं कि एक जिम्मेदार पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हो गए हैं राहुल गांधी, अगर वो वित्तीय मामलों में कोई संगीन आरोप लगाते हैं और उसका संबंध शेयर मार्केट से होता है, तो फिर उनको तमाम तथ्यों के साथ आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, प्रेस से बात करनी चाहिए, वो दस्तावेज देने चाहिए। अभी तो ये एक तरह से कल की बात है, आज उन्होंने आरोप लगा दिया। उनके वित्तीय सलाहकार कौन है, हम ये नहीं कहते कि कोई उनका फाइनेंस का ज्ञान कम होगा, क्योंकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनका एडमिशन हुआ था, पढ़ाई तो पूरी नहीं कर पाए, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक राजनेता के पास ज्ञान भले ही कम हो, लेकिन उसके पास ज्ञानी बहुत सारे होते हैं जो उसको ज्ञान दे सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मैं बात करूँगा जयंत जी से। जयंत जी, शेयर मार्केट के मामले में जो आरोप है वो बेहद संगीन है, और राहुल गांधी कल सदन में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने की संभावना उनकी है, और उनके मुंह से अगर ये बात निकलती है श्रीमुख से कि एक बड़ा स्कैम है, तो फिर ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन इसके साथ तथ्यों पर बात होगी तब तो ठीक है। अगर इस तरह के वो आरोप लगाते रहेंगे 2 4 6 बार, तो फिर लोग उनको सीरियसली लेना बंद कर देंगे, और ये भी लोकतंत्र के लिए घाटे का मामला होगा कि विपक्ष के एक बड़े नेता को लोग गंभीरता से न लें। आपकी राय? ईवीएम अब पाक साफ है, धुली है, जैसे लोग कहते थे कि अगर कोई भाजपा में आ गया तो फिर वो पाक साफ हो जाता है, वैसे अगर ईवीएम बीजेपी को नहीं जिताती है, बहुमत नहीं देती है, तो फिर वो पाक साफ है, और अगर बहुमत मिल जाता तो फिर अभी सब उस पर लट चला रहे होते। 2-3 मैंने बातें की हैं, आपकी उसमें राय? जी राघवेंद्र जी, जहाँ तक राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है कि शेयर मार्केट गिरा है अचानक, और शेयर मार्केट में अडानी के शेयर गिरे हैं, उनके भाव गिरे हैं और बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये तो राहुल गांधी को इस बयान के साथ ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस तथ्य के आधार पर और किन प्रमाणों के आधार पर ये बात कह रहे हैं। संभवतः उन्होंने कहा भी होगा, तो उन्होंने हम कहा उम्मीद नहीं करते है, हैं कि एक जिम्मेदार कहा नहीं है उन्होंने। अगर वो संभवतः कहते तो हम उसको जोड़ते इस चर्चा में। जी जी। लेकिन ये जो सुरेश जी ने तमाम सारी बातें कही, उसको देखते हुए ऐसा लगा कि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ एक रागात्मक संबंध है और उस आधार पर वो बोल रहे हैं। लेकिन उनको सुनते समय मुझे ये भी याद आया कि देखिए, प्रवीर पुरकायस्थ 1975 की इमरजेंसी में भी उनको हवालात में जाना पड़ा था, और उसके बाद इतने साल गुजर गए हैं, तब उनको फिर से एक बार जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो सकारात्मक जो बात कही, उसके बाद चीज़ें ठीक हुई हैं। आप सबको ये सारी चीज़ें मालूम है। तो ये जो घोषित आपातकाल और अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियां हैं, ये इस एक घटना के आधार पर हम कह सकते हैं कि किस तरह से ईडी का, सीबीआई का जिस तरह से पिछले कुछ समय में दुरुपयोग हुआ है, तो उन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो नहीं, लेकिन अभी जो अपन बात कर रहे हैं उसका इससे कोई एकदम से सीधा संबंध नहीं है। अपन रेफरेंस के तौर पर भले ही बात करें, लेकिन अब तो नई संसद आने वाली है, नई टीम आएगी, और उस लिहाज से जो बात हो रही है कि ईवीएम अब पाक साफ है, चुनाव आयोग ने बहुत गहरी सांस लेकर संतोष जताया कि भगवान भला करे, गांधी जी के पास वो गए और उन्होंने कहा कि अब इसको आराम की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं इसमें और जोड़ूंगा कि कल तक, अब चूँकि केंद्र में आज की चर्चा में राहुल गांधी भी हैं, उन्होंने कल तक तो अडवाणी और अंबानी को लेकर बहुत बातें की थी, उस पर एक तंज भी, कटाक्ष भी किया था प्रधानमंत्री ने कि अब वो अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते हैं। तो इस पर भी उनको स्पष्ट कर, उन्होंने ज़रूर कहा था कि ऑटो में भर के क्या नोट चले गए। ये इसका रिप्लाई तो राहुल गांधी ने दिया कि उनका तजुर्बा हो सकता है, लेकिन उन्होंने अडानी अंबानी पर जो आरोप लगाए जाते थे उसको कहना क्यों बंद कर दिया, और अभी तक वो उस पर नहीं कह पा रहे हैं। देश जरूर उनसे ना पूछे, लेकिन देश इन मुद्दों पर सोचेगा ज़रूर। मुझे लगता है कि इस पर भी अगर कोई आपकी टिप्पणी हो सके तो ज़रूर मैं चाहूँगा, क्योंकि मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, अब ये आगे बढ़ेगा। और कल के दिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे, परसों के दिन वो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति से हम लोग जिम्मेदारी भरी बात सुनना चाहते हैं। राघवेंद्र जी, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात
आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, बदले की जो कार्रवाई जो जी की जी जाती है जी किसी भी सरकार द्वारा, किसी भी ताकत के द्वारा, ये सब बंद होना चाहिए। अ, तो इसलिए राहुल गांधी से अब जब एक बेहतर स्थिति बनी है, एक बेहतर विपक्ष बना है, तब विपक्ष के नेताओं से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के हित में वो उस तरह की राजनीति पर विराम लगाएंगे जो आरोप प्रत्यारोप पर और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की राजनीति से संबंधित है, और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी ही चाहिए, और बिल्कुल उसका अंत अब हो जाए तो सबसे बेहतर हो, जिससे कि संसद अच्छे से चले। मधु लिमाई के समय में संसद का बहिष्कार नहीं होता था कभी भी। ये पिछले कुछ दशकों की ये बात है जब ये जी संसद के बहिष्कार की बिल्कुल परंपरा शुरू हुई है। तो एकदम। इन सब चीजों से तो अब उम्मीद देश की जनता उम्मीद को करेंगे भी कि निजात चाहिए और एक बेहतर स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होनी उम्मीद करेंगे कि अब जिम्मेदारी से आरोप भी लगे और संसद भी चर्चा हो, हंगामे बना जाए। हंगामा करने के लिए अब उनके पास, विपक्ष के पास पहले से ज़्यादा बहुमत है, तो हंगामा अगर वो चाहेंगे तो करेंगे। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी कि वो हंगामा ना होने दे, और हम सबकी ये जिम्मेदारी की जो भी रॉन्ग साइड चल रहा है आम भाषा में उसका चालान होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, उदयवीर सिंह जी। इस पूरे मामले में प्रतिपक्ष को विश्वसनीयता भरे काम करने पड़ेंगे और सरकार को जिम्मेदारी भरे फैसले करने पड़ेंगे जो जनहित में हो, लोकहित में हो, और जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव के पहले उस पर अमल करने की भी जिम्मेदारी सरकार की शपथ ग्रहण के साथ शुरू हो जाएगी। आपकी राय, जो 2-3 बातें हमने चर्चा में की है कि क्या जेपीसी की मांग उचित है, उसका अभी सुरेश शर्मा जी ने तो कहा कि अभी ये बहुत जल्दी मांग हो गई है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत जल्दी में भी है, धीरे धीरे जैसे जैसे उनका तजुर्बा बढ़ेगा वो और अनुभवी और परिपक्व होंगे और इस तरह की जल्दबाजी वाले काम शायद वो छोड़ेंगे। आपकी राय? मेरा मानना ये है कि आपने कहा पक्ष और विपक्ष दोनों। विपक्ष ने तो पहले ही काम शुरू कर दिया था, चुनाव से पहले, मतगणना से पहले ही। उन्होंने, जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री ने बात करी 150 कलेक्टरों से, उसका वो कोई सबूत नहीं दे पाए। दूसरी बात, अब चुनाव की मतगणना हो गई है, कांग्रेस के सांसद बढ़ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब नाखून मिल गए हैं, कंघी भी मिल गई है। अब जाहिर सी बात है वो संसद चलने नहीं देंगे, ये लिख लो आप, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये घोषणा एक तरीके से कर दी कि जेपीसी की मांग, अभी सरकार बनी नहीं, किसी ने कोई पदभार ग्रहण किया नहीं और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है कि जेपीसी की मांग अभी से शुरू हो गई और इसी मुद्दे पे वो सरकार को घेरेंगे। और अब चूंकि संख्या उनकी ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है, डबल हो गए, तो इतना आसान नहीं होगा मोदी जी के लिए शासन चलाना और अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करना। अब ये गदर करेंगे पूरे टाइम, ये देख लेना आप, हो अल्लाह वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था, अब बिल्कुल अग्रेसिव तरीके से होगा। चलिए, तो देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन जेपीसी की मांग जरूर सरकार, विपक्ष का अधिकार है। सुरेश जी, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि अगर शेयर मार्केट के मामले में कोई जानकार बोलता तो और इसमें वजन आता तथ्यों के साथ, चूंकि वजन पहले से है, राहुल गांधी सांसद हैं 2 जगह से, अगर वो तथ्य और जोड़ देते तो आज हम इस मुद्दे पर बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे होते। अभी हम खुद ही अधर्म है कि आरोप सही है कि गलत है, क्या इस तरह के स्कैम हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट का तो काम ही है रोज ऊपर नीचे जाना। एक दिन वो ऊपर चला गया, 13 लाख करोड़ को फायदा हो गया, दूसरे दिन वो 30 लाख करोड़ के नुकसान में चला गया, फिर 2 दिन में मार्केट रिकवर कर गया। तो ये तो मार्केट की चाल होती है, बाजार की चाल होती है। अगर इस चाल पर भी कोई कहे कि किसी के बोलने से कुछ ऐसा हो गया है तो, और वो घोटाला है, बड़ा स्कैम है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि मामले कोर्ट में भी जाएंगे, सदन में भी उठेंगे और पूरे देश में इसमें चर्चा होगी। अगर आरोप सही है तो प्रतिपक्ष की वाहवाह होगी, अगर आरोपों में दम नहीं है तो फिर प्रतिपक्ष की साख में गिरावट आएगी, और फिर इस 5 साल में अगर ये स्थिति बनेगी तो हमें लगता है कि प्रथम ग्रास्य मक्षिकापात हो जाएगा। आपकी राय बहुत छोटी सी। सबसे छोटी बात जो मैं कह सकता हूँ वो ये कहूंगा, जिस प्रकार से हिंडनबर्ग के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सेबी ने उस सारे मामले की जांच करने के बाद सब मामला टाइम फिक्स हो गया, वहां तो गंभीर किस्म के आरोप लगे थे। ये तो फौरी आरोप है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। शेयर मार्केट के बारे में राघवेंद्र जी यदि समझा जाए तो केवल ये समझा जा सकता है
कि जब जयललिता के छापा पड़ता है और छापे में जूते चप्पल ज्यादा मिल जाती है तो शेयर मार्केट गिर जाता है। तो शेयर मार्केट के गिरने और बढ़ने का तेजड़िए और मंदड़िए से सीधा संबंध होता है। इसका कोई किसी के बयान से लेना देना नहीं होता। बयान के आधार पर लाभ कमा जाते हैं, बयान के आधार पर मुनाफा वसूली कर लेते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें जी कोई उसमें घोटाले में नहीं आती। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से चुनाव के लिए बॉन्ड के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया गया, वो उसमें केवल इतना कहा जा सकता है कि डिफाल्टर कंपनियों से ले लिया, लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बॉन्ड से ही लिया गया है, बैंकों के माध्यम से लिया गया है, सीधे अकाउंट में लिया गया है। तो भ्रष्टाचार क्या होता है? कांग्रेस को सोते जागते उसके दिमाग में भ्रष्टाचार शब्द है, क्योंकि 2014 में उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में गई थी। इसलिए उनको तो इस बात का भय ही बैठा हुआ है। वो तो उनको तो कोई सामने यदि कुत्ता भी दिख जाएगा तो कहेगा ये भ्रष्टाचार का बनाया हुआ कुत्ता है। तो इसलिए उस बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। चलिए, गंभीरता से तब लिया जाता है किसी बात को जिसके कागजी दस्तावेज। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष थी जमुना देवी जी, कितने आरोप लगाए, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है। एक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, सारा मामला टाई फिस हो गया। अब केवल पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, लीगल तो कोई आधार है ही नहीं उसका। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कुल मिलाकर के, इसमें कुल मिलाकर के कहने वाली बात ये है राघवेंद्र जी कि जो परिस्थितियां राजनीतिक रूप से बन रही हैं, उस परिस्थितियों का दुरुपयोग कैसे किया जाए, कैसे भारत में निवेश कम किया जाए, कैसे भारत के उद्योगपतियों को बदनाम किया जाए, कैसे जॉर्ज सोरेस के कहने पर जो है यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों को डिस्टर्ब किया जाए, कैसे चीन हमारे यहाँ घुस गया, हमारी सैन्य शक्ति को कमजोर किया जाए। ये कोई राजनीति है क्या? इस तरह की राजनीति जो सीधे सीधे देश को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसी राजनीति का क्या भला होने वाला है? चलिए, ये तो भविष्य की बातें, लेकिन हमें लगता है कि सरकार के पास भले ही बहुमत कम हो, लेकिन देश के भीतर अगर कुछ इस तरह की बातें आएंगी तो हमें उम्मीद है कि जो भी सरकार हो वो इस पर कठोरता से काम करे और देश को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोके, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से आ रही हो। लेकिन जयंत जी, टीडीपी भी एक दल है जो एनडीए के साथ शामिल है। अभी तो सरकार की शपथ नहीं हुई है, लेकिन टीडीपी से जुड़े 2-3 शेयर ऐसे हैं जो 2 दिन में 45% बढ़ गए। ये भी एक चर्चा का विषय है। तो ये नफ़े नुकसान बाजार के स्वभाव का हिस्सा है। इससे अगर कोई जोड़ेगा कि टीडीपी सरकार एनडीए के साथ अलायंस में है तो उसको लाभ मिल गया, उसको लाभ दे दिया गया, तो हमें लगता है कि ये बहुत सारी बातें गंभीरता से भी होंगी, कुछ बचकानी भी होंगी, और इसमें जो गंभीरता से बात करेगा उस लीडर का, उस पार्टी का ग्राफ ऊपर जाएगा, और जो गंभीरता से नहीं करेगा लोग उनको सीरियसली लेना कम करेंगे, बंद करेंगे। और अगर ये राष्ट्रवाद से कहीं जुड़ गया मुद्दा तो फिर बहुत जय जयकार और थूथू होने वाली है, ऐसा लगता है। आपकी राय कि ये जो मामला है टीडीपी के शेयरों का, मैंने जिक्र किया है, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन 2-3 शेयर ऐसे जो 2 दिन में 45% शेयर मार्केट में जंप कर गए, आपकी राय? बिल्कुल राघवेंद्र जी, बाजार की ये जो चाल है कि किसी के सत्ता में आने से उसमें उतार चढ़ाव जो होता है, तो इसके संबंध को देखा ही जाना चाहिए और इसको बाकायदा प्रमाणित ढंग से इस पर कोई राय कायम हम लोग को करनी चाहिए। ये जो उदाहरण आपने दिया है, संभव है कि इस समय उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ी है, और ये जो कहा जा रहा है कि टीडीपी अब आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र से बेहतर पैकेज लेने की स्थिति में रहेगी, या तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब बिहार के लिए बेहतर पैकेज लेना चाहिए, क्या उसका शेयर मार्केट से या कुछ ये जो आपने चर्चा छेड़ी शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ, उसका कोई संबंध हो सकता है? ये एक पड़ताल का विषय है। और अगर ऐसा ये शेयर मार्केट को जितना हम समझते हैं, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ, ये पड़ताल का विषय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बचकाना विषय है, क्योंकि जो सरकार में आएगा वो अपने राज्य के मुनाफे की बात सोचेगा, जो सरकार में शामिल होगा वो अपने लिए अधिकतम चीज़ें लेने की कोशिश करेगा। जो इंडी ब्लॉक है, क्या उसके गठबंधन के लोग बहुत साधु संत हैं? वो भी इनसे ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे। बार्गेनिंग का अच्छा शब्द है, सौदेबाजी करेंगे, सौदेबाजी के साथ साथ ब्लैकमेलिंग करेंगे। ये सब चीज़ें तो दोनों दल के साथ हैं। इसलिए बेहतर है कि मेहरबानी करके दोनों दल, दोनों गठबंधन इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। गठबंधन को ही बहुमत है, पार्टी को बहुमत नहीं है, तो हमें लगता है कि कोई भी इसमें दूध का धुलवा नहीं है, कोई अगर सती सावित्री की तरह पवित्र नहीं है। सबके दामनों पर दाग है, सब गठबंधन के साथ है, और जो गठबंधन में शामिल है उनके नेताओं को तो सजाएं तक हो गई।
और सजा वो भोग कर सजा याफ्ता हो गए, तो वो बहुत अच्छे हैं और ये बहुत खराब है, हम इस पर नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन अब भविष्य की जो सियासत है वो बेहतर तरीके से हो ताकि लोग उन पर विश्वास करें, भले ही वो सत्ता पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों। भरोसे की जरूरत है। उदयवीर जी, पूरा देश इस संकट से गुजर रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उन पर भरोसा नहीं होता है। वो ऐसी आसमानी सुल्तानी बात करते हैं जिस पर लोग एतबार नहीं करते, और आरोप अगर आप गंभीरता से नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी साख को बट्टा लगेगा और इससे देश को भी नुकसान है और लोकतंत्र को भी नुकसान है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आरोप लगाना और भरोसा न होना। शेयर बाजार गिरा इसीलिए था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इंडिया जो है गठबंधन उसकी सरकार बनना संभव हो जाए, इसलिए मार्केट पूरा क्रैश हो गया था। क्यों? क्योंकि उनको राहुल गांधी पे और इंडिया की सरकार पे भरोसा ही नहीं था। दूसरी बात, सीटें कम आई, लेकिन ये तय हो गया कि गठबंधन एनडीए का ही ऊपर है और वही सरकार बनाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उस भरोसे के कारण शेयर बाजार दोबारा ऊपर पहुंच गया। बिल्कुल। तो 2 दिन में शेयर बाजार ने काफ़ी कवर किया और बल्कि जितना नीचे गया था उससे बेहतर स्थिति में आ गया। तो ये तो आरोप राहुल गांधी के गंभीर है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, जेपीसी की भी डिमांड कर रहा है, वो भी होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें दम नहीं निकलेगा तो शेयर बाजार के जो काम करने वाले लोग हैं वही राहुल गांधी के आरोप को हवा में उड़ा देंगे। बाकी जेपीसी तक पहुंचने की तो बात बहुत ही, मुझे लगता है कि बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन बाजार में इस तरह के आरोपों को लोग तवज्जो नहीं देंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकारें जो भी बनाए, जो प्रतिपक्ष में रहे, वो कम से कम ऐसा आचरण करे जिससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो और देश में सरकारों को राष्ट्र हित में काम करने का मौका मिले और प्रतिपक्ष भी राष्ट्र हित के काम में सरकार की मदद करे और जनता के मुद्दों को सरकार के सामने लाए और जनहित में फैसले कराए। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।